नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। अरावली की 100 मीटर परिभाषा बनी विवाद का कारण। अरावली में कुल पहाड़ियों का लगभग 8.7% ही है 100 मीटर से ऊंची। सरकार का कहना है नई परिभाषा से संरक्षण होगा और मजबूत। बहुत जल्द दुनिया देखेगी एक नए हांगकांग को। चीन ने अपने दक्षिणी प्रांत हाइनान को किया मेनलैंड से अलग। मकसद है हाइनान को हांगकांग की तरह एक नया कमर्शियल हब बनाना। और घोस्ट पेयरिंग चर्चा में। घोस्ट पेयरिंग है व्हाट्सएप पर किया जाने वाला एक एडवांस्ड साइबर अटैक। पूरी प्रक्रिया में न तो पासवर्ड की जरूरत न ही सिम स्वैप। आइए शुरू करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश के संदर्भ में अरावली पहाड़ियों की एक नई वर्किंग डेफिनेशन को मान्यता दी। इसके तहत 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली निरंतर पहाड़ी संरचनाओं को ही अरावली रेंज माना जाएगा। सरकार का तर्क है कि यह कोई नई खोज नहीं बल्कि सैटेलाइट डेटा और जियोलॉजिकल स्टडी के आधार पर की गई तकनीकी स्पष्टता है, जिससे प्रशासन को यह तय करने में आसानी होगी कि कौन सा इलाका वास्तव में अरावली का हिस्सा है और कौन नहीं। लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विपक्ष का कहना है कि अरावली कोई एक सीधी ऊंची पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है, जो जगह जगह टूटी फूटी है, नीची है, फैली हुई है। आपको बता दें, अरावली गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैली हुई है। इसके तहत 37 जिले आते हैं, जिसको अरावली डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई औसतन 300 से 900 मीटर है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही में है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर है, यानी 5650 फीट की ऊंचाई पर। यह फैक्ट इसे राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी बनाती है। अरावली में 20 मीटर से ऊंची पहाड़ियों की संख्या लगभग 12,081 है, जबकि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां इनमें से केवल 1048 है, जो कुल पहाड़ियों का लगभग 8.7% है। अब अगर केवल 100 मीटर ऊंचाई को मानक बनाया गया तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के बड़े हिस्से तकनीकी रूप से अरावली से बाहर हो सकते हैं, जिससे वहां खनन, निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधियों का रास्ता खुलने का डर है। यही वजह है कि इसे अरावली को कागज पर छोटा करने की कोशिश बताया जा रहा है। सरकार इस आरोप को खारिज करते हुए कह रही है कि अरावली की इकोलॉजिकल सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी जा रही। पर्यावरण मंत्रालय का दावा है कि अभी भी फॉरेस्ट एक्ट, EIA नियम, सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रतिबंध और स्टेट लेवल की पर्यावरणीय मंजूरियां लागू रहेंगी, और जब तक एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक नई खनन लीज देने का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही सरकार यह भी जोड़ रही है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े दिखाते हैं कि प्रशासनिक सख्ती बढ़ी है, न कि कम हुई। लेकिन दोस्तों, राजस्थान में अवैध खनन को लेकर कुछ आंकड़े सामने हैं। ये आंकड़े असल में अरावली पहाड़ियों पर बढ़ते दबाव और उससे जुड़ी राजनीतिक प्रशासनिक बहस को साफ तौर पर दिखाते हैं। डेटा के अनुसार पिछले 7 वर्षों में राज्य भर में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े कुल 7,173 FIR दर्ज की गई। इनमें से अकेले अरावली क्षेत्र के 20 जिलों में 4181 FIR दर्ज है। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या का केंद्र यही इलाका रहा है। अगर केवल मामलों की संख्या को देखें तो तस्वीर और बड़ी हो जाती है, क्योंकि 7 साल में अवैध खनन की कुल 71,322 घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें से 40,175 अरावली जिलों से थीं। हालांकि इनमें से कई मामलों में चालान और जुर्माने के जरिए कार्रवाई हुई, न कि पुलिस केस हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2023 के बीच अरावली में 29,209 अवैध खनन की घटनाएं दर्ज हुई, जबकि 2023 से 2025 के बीच ये संख्या 10,966 रही। हालांकि सरकार ये भी स्पष्ट कर रही है कि घटनाएं और FIR अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि कई मामलों में खनन विभाग नोटिस, जुर्माना या जब्ती जैसी प्रशासनिक कार्रवाई करता है, जबकि हिंसा, चोरी या हमले जैसी स्थिति में ही FIR दर्ज होती है। इसी संदर्भ में यह भी सामने आया कि 2024 में खनन माफिया द्वारा 311 अधिकारियों और कर्मचारियों पर 93 हमले हुए। 7 साल में राज्य ने कुल 637 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला, हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई और 70,000 से ज्यादा वाहन और मशीनें जब्त की गई, जिनका बड़ा हिस्सा अरावली से जुड़ा है। इन आंकड़ों के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर अरावली की नई परिभाषा ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भू आकृतियों को अरावली मानने से लोगों को डर है कि इससे पहाड़ियों पर खनन का रास्ता खुल सकता है।
बाहुबली का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने अंतरिक्ष के बाहुबली का नाम सुना है? अंतरिक्ष का बाहुबली है LVM-3 रॉकेट। दरअसल इसरो ने हाल ही में LVM-3 रॉकेट के जरिए अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। आप इसका वजन जानकर हैरान हो जाएंगे। इस सैटेलाइट का वजन लगभग 6100 kg है और इसे लॉन्च के करीब 15 मिनट बाद लगभग 520 किलोमीटर ऊंचाई वाली लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। आपको बता दें, लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक की कक्षा या आमतौर पर 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर स्थित होती है। यह वही LVM-3 रॉकेट है जिसके मॉडिफाइड संस्करण का इस्तेमाल आगे चलकर गगनयान मिशन में किया जाएगा। यानी यह लॉन्च केवल कमर्शियल नहीं बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत अहम है। ध्यान रखिएगा कि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने डिजाइन किया है। यह एक बड़े LEO कॉन्स्टलेशन का हिस्सा होगा जिसका मकसद सीधे मोबाइल फोन से कनेक्टिविटी देना है। अभी तक तो ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पहले जमीन पर बने स्पेशल ग्राउंड स्टेशनों से जुड़ते हैं और फिर वहां से सिग्नल आम लोगों तक पहुंचता है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन से सीधे सैटेलाइट को जोड़ देगी। इसका मतलब है कि 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और इंटरनेट डेटा अब बिना किसी टावर के भी संभव हो सकेगा। इसरो के मुताबिक इसका लक्ष्य है एवरीवन एवरीवेयर ऑल द टाइम कनेक्टिविटी। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि यह LVM-3 का तीसरा कमर्शियल लॉन्च है। इसके पहले 2022 में और 2023 में इसी रॉकेट से OneWeb कंपनी के 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने लॉन्च सेवाएं देने से मना कर दिया था और यूरोप का एरियन 5 रॉकेट भी रिटायर हो गया। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा। अब इसरो के सामने चुनौती है ये दिखाने की कि यह स्पेसएक्स के फाल्कन 9 और ESA के एरियन 6 जैसे हेवी लॉन्च व्हीकल्स से कम लागत में प्रतिस्पर्धा कर सकता है या नहीं। बहरहाल बाहुबली LVM-3 को मूल रूप से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए डिजाइन किया गया था और पहले इसे GSLV-MK3 कहा जाता था, लेकिन जब इसे लो अर्थ ऑर्बिट में OneWeb जैसे बड़े मिशनों के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया तो इसका नाम बदला गया और LVM-3 कर दिया गया। यह लॉन्च इसलिए अहम है क्योंकि नवंबर में CMS-3 सैटेलाइट लॉन्च करने के कुछ ही हफ्तों बाद यह दूसरा LVM-3 मिशन है। यह अब तक का सबसे कम अंतराल है जो इसरो की तेजी से रॉकेट असेंबल करने की क्षमता को दिखाता है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 वजन के मामले में इसरो का अब तक का सबसे भारी पेलोड है। इससे पहले सबसे भारी पेलोड OneWeb सैटेलाइट्स का सेट था जिसका कुल वजन लगभग 5700 kg था। वहीं हाल ही में CMS-3 के जरिए इसरो ने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भी सबसे भारी सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड तोड़ा था जिसका वजन 4410 kg था। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इंडस्ट्री लीडर्स को PM सेतु स्कीम में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया, जिससे यह योजना एक बार फिर से चर्चा में। PM सेतु यानी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मकसद भारत के वोकेशनल ट्रेनिंग इकोसिस्टम को पूरी तरह से मजबूत बनाना और आधुनिक बनाना है। इस योजना के तहत देश भर के 1000 सरकारी ITIs को अपग्रेड करके उन्हें इंडस्ट्री अलाइन मॉडर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में बदला जाना है ताकि युवाओं को सीधे रोजगार से जुड़े स्किल्स मिल सके। आपको बता दें, योजना को हब एंड स्पोक मॉडल पर लागू किया जा रहा है। इसमें 200 हब ITIs को 800 स्पोक ITIs से जोड़ा जाएगा। हब ITI में एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर्स, प्रोडक्शन यूनिट, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की सुविधाएं और प्लेसमेंट सर्विसेज विकसित की जाएंगी, जबकि स्पोक ITIs में इन सुविधाओं की पहुंच ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस पूरी योजना के लिए सरकार ने 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए का बड़ा फाइनेंशियल आउटले तय किया है। वहीं PM सेतु स्कीम के तहत इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से नए डिमांड ड्रिवन कोर्स शुरू किए जाएंगे और पुराने कोर्सेज को रिवैम्प किया जाएगा। इसके साथ ही स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए जाएंगे जिनमें क्रेडिबल एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स शामिल होंगे ताकि क्लस्टर्स को मैनेज किया जा सके और आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग को सुनिश्चित किया जा सके। योजना लॉन्ग टर्म डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के लिए भी क्लियर पाथवे तैयार करती है। इसके अलावा भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ग्लोबल पार्टनरशिप्स के साथ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह भी है कि इस पूरी पहल को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की ग्लोबल को फाइनेंसिंग का भी समर्थन प्राप्त है। इससे सरकार का फोकस साफ दिखता है कि स्किल डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए।
हाल ही में भारत की पारंपरिक कला से जुड़ी एक खास खबर सामने आई। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने अपनी लॉजिस्टिक्स पोस्ट सर्विस के जरिए बेंगलुरु से अयोध्या तक भगवान श्री राम की एक अमूल्य तंजावुर पेंटिंग को सुरक्षित रूप से पहुंचाया। इस वजह से तंजावुर पेंटिंग चर्चा में बन गई है। देखिए, तंजावुर पेंटिंग को तंजोर पेंटिंग भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म है जिसकी शुरुआत लगभग 1600 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर शहर में हुई थी। ये पेंटिंग्स आमतौर पर लकड़ी के पैनल पर बनाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में पलागई पद्म कहा जाता है। इस कला को तंजावुर के नायक शासकों का संरक्षण मिला, जिसके कारण यह शैली फली फूली और आज एक विशिष्ट पहचान बन चुकी है। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के चलते तंजावुर पेंटिंग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्राप्त है। आपको बता दें, इस कला शैली की सबसे बड़ी पहचान इसकी भव्यता और तकनीकी विशिष्टता है। तंजावुर पेंटिंग्स आमतौर पर कैनवस को लकड़ी के तख्ते पर चिपकाकर बनाई जाती है, जिनके लिए अक्सर कटहल या सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। उन्हें अरेबिक गम से बांधा जाता है। इन चित्रों में चमकीले और समृद्ध रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल, नीला, हरा और खासतौर पर गोल्ड लीफ, जो पेंटिंग को एक रॉयल और भव्य लुक देता है। तंजावुर पेंटिंग की एक और अनोखी विशेषता इसका जेसो वर्क है। जेसो दरअसल चौक, जिप्सम और गोंद के मिश्रण से तैयार होता है, जिसे सतह पर उभार बनाने के लिए लगाया जाता है। इसी उभरी हुई बनावट पर बाद में गोल्ड फॉइल चढ़ाई जाती हैं, जिससे आभूषण, मुकुट और बैकग्राउंड मोटिव्स बेहद प्रभावशाली दिखते हैं। विषय वस्तु की बात कर लें तो इन पेंटिंग्स में ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, जिनकी आकृतियां सेंट्रल फिगर के रूप में उभर कर सामने आती हैं। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप लॉन्च की है। यह पहल महिलाओं से जुड़े पॉलिसी इश्यूज पर रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, यह फेलोशिप एक 6 महीने का रिसर्च प्रोग्राम है। इसका मकसद भारत में उभरते हुए यंग स्कॉलर्स को महिलाओं के मुद्दों पर गहराई से शोध करने का मौका देना है। इस पहल के जरिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से विमेन्स इश्यूज पर रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जेंडर इक्वालिटी, सेफ्टी और एम्पावरमेंट से जुड़ी नीतियों को मजबूत किया जा सके। शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप के तहत ऐसे एकेडमिक और पॉलिसी ओरिएंटेड स्टडीज को बढ़ावा दिया जाएगा जो सीधे तौर पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मैंडेट को सपोर्ट करते हैं। रिसर्च के प्रमुख क्षेत्र महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, लीगल राइट्स और एक्सेस टू जस्टिस, साइबर सेफ्टी और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी POSH फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन जैसे अहम विषय होंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यह फेलोशिप 21 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, जिनके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री हो। हालांकि मास्टर्स, एमफिल या PhD कर चुके या कर रहे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित कैंडिडेट्स को 6 महीने की रिसर्च के लिए 1 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा। कुल मिलाकर शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ठोस रिसर्च को संस्थागत समर्थन देने और पॉलिसी मेकिंग में एकेडमिक इनपुट को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। हाल ही में भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम जहाज INSV कौंडिन्य अपने पहले ओवरसीज वॉयज पर रवाना होने जा रहा है, जिससे ये एक बार फिर से चर्चा में है।
INSV कौंडिन्य दरअसल एक स्टिच्ड शिप है, यानी इसे लोहे के कीलों से नहीं बल्कि पारंपरिक सिलाई की तकनीक से तैयार किया गया है। इस जहाज की प्रेरणा 5वीं शताब्दी के उस प्राचीन समुद्री पोत से ली गई है जिसकी झलक हमें अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। इसका नाम कौंडिन्य उस प्रसिद्ध भारतीय नाविक के नाम पर रखा गया है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने लगभग 2000 साल पहले भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री यात्रा की थी और आगे चलकर फुनान किंगडम की स्थापना की। आपको बता दें, INSV कौंडिन्य का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक तकनीकों से हुआ है। इसमें धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ। केरल के कुशल कारीगरों ने नारियल के रेशे, कॉयर रोप और लकड़ी की ज्वाइनरी, नेचुरल रेजिन और कॉटन सेल्स का उपयोग किया है इस जहाज को तैयार करने में। यह परियोजना भारतीय नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और होडी इनोवेशंस की एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। जहाज पर कई प्रतीकात्मक मोटिव्स भी उकेरे गए हैं, जैसे कदम्ब वंश का प्रतीक गंडभेरुंड यानी 2 सिर वाला पौराणिक बाज, सूर्य का चिन्ह, धनुष पर उकेरा गया सिंह या याली और डेक पर रखा गया हड़प्पा शैली का पत्थर का एंकर। कुल मिलाकर INSV कौंडिन्य केवल एक नौसैनिक जहाज नहीं है बल्कि यह भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं, ऐतिहासिक व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक संपर्कों का जीवंत प्रतीक है। इसका ओवरसीज वॉयज संदेश देता है कि भारत न सिर्फ आधुनिक मैरीटाइम डिप्लोमेसी में सक्रिय है बल्कि अपने समृद्ध समुद्री अतीत को भी गर्व के साथ दुनिया के सामने रख रहा है। दोस्तों, क्या आपने घोस्ट पेयरिंग का नाम सुना है? हाल ही में WhatsApp यूजर्स की साइबर सुरक्षा को लेकर एक नया खतरा सामने आया है जिसे घोस्ट पेयरिंग नाम दिया गया। इसे लेकर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN ने एक आधिकारिक एडवाइजरी भी जारी की। घोस्ट पेयरिंग दरअसल WhatsApp पर किया जाने वाला एक एडवांस्ड साइबर अटैक है। इसमें हैकर्स बहुत चालाकी से अपने डिवाइस को पीड़ित के WhatsApp अकाउंट से लिंक कर देते हैं। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में न तो पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, न ही सिम स्वैप की। इसलिए यूजर को लंबे समय तक भनक भी नहीं लगती कि उसका अकाउंट किसी और के कंट्रोल में जा चुका है। एक बार पेयरिंग हो जाने के बाद हमलावर को लगभग पूरा एक्सेस मिल जाता है, यानी चैट्स को पढ़ना, मैसेज भेजना, डेटा का दुरुपयोग करना बहुत आसान हो जाता है। अगर इसके मोडस ऑपरेंडी को समझें तो घोस्ट पेयरिंग की शुरुआत आमतौर पर एक भरोसेमंद कॉन्टैक्ट से आने वाले मैसेज से होती है जिसमें लिखा होता है, हाय चेक दिस फोटो, या इस तरह का कोई मैसेज। इस तरह के मैसेज के साथ एक ऐसा लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ दिखता है ताकि शक ना हो। जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, यह एक फेक फेसबुक व्यूअर तक पहुंच जाता है जहां कंटेंट को देखने के लिए वेरीफाई करने को कहा जाता है। यहीं पर असली जाल बिछा होता है। यूजर से उसका फोन नंबर और पेयरिंग कोड डालने को कहा जाता है और अनजाने में वही कोड हमलावर के डिवाइस को WhatsApp अकाउंट से लिंक करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करते हुए पीड़ित खुद ही अपने WhatsApp अकाउंट को कंट्रोल दे देता है, उसका साइबर अपराधियों को सौंप देता है। यही वजह है CERT-IN ने यूजर्स को अनजान लिंक्स, वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट्स और पेयरिंग रिक्वेस्ट से बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी है। आप सब भी इससे बहुत सावधान रहिएगा। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा एक मामला चर्चा में आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर स्थित उनकी दरगाह पर प्रधानमंत्री द्वारा चादर चढ़ाने जैसी राज्य प्रायोजित सेरेमोनियल परंपराओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। ऐसे में जरूरी हो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऐतिहासिक, धार्मिक और सूफी योगदान को समझना। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लामी सूफी परंपरा के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1141 ईस्वी में फारस के सिस्तान प्रांत में हुआ था, जो आज के ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के पास है। आध्यात्मिक झुकाव के कारण उन्होंने समरकंद और बुखारा जैसे उस दौर के बड़े इस्लामिक शिक्षा केंद्रों में अध्ययन किया था। वो सुन्नी हनफी विचारधारा के अनुयायी थे और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बाद में उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लगभग 1192 ईस्वी में भारत आए और अंततः अजमेर में बस गए। आगे चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। इसकी बात करें तो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत अफगानिस्तान के चिश्त शहर में अबू इशाक शामी ने की थी। ये सिलसिला सूफी इस्लाम की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जो ईश्वर से व्यक्तिगत जुड़ाव, सभी इंसानों से प्रेम, सादगी, सहनशीलता और कव्वाली जैसे आध्यात्मिक संगीत के जरिए आत्मिक शांति पर बल देती है। बहरहाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में खानकाह की भी स्थापना की, जहां गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की जाती थी। 1236 ईस्वी में उनके इंतकाल के बाद उन्हें अजमेर में ही दफन किया गया। उनकी मजार आगे चलकर अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह दरगाह मुगल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें हुमायूं से लेकर शाहजहां तक
कई मुगल शासकों ने निर्माण और विस्तार करवाया। अगली खबर दोस्तों भारत के विज्ञान के क्षेत्र से है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के वैज्ञानिकों ने ऑटोफैगी से जुड़े एक बेहद अहम और चौंकाने वाले पहलू का खुलासा किया। देखिए, ऑटोफैगी को आम भाषा में सेल की सेल्फ ईटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें कोशिकाएं अपने ही खराब या बेकार हिस्सों को साफ करती हैं ताकि सेल स्वस्थ बनी रहे। यह प्रक्रिया खास तौर पर लंबे समय तक जीवित रहने वाली कोशिकाओं जैसे न्यूरॉन्स के लिए बेहद जरूरी होती है। अब जब ऑटोफैगी ठीक से काम नहीं करती तो सेल के भीतर कचरा जमा होने लगता है, जो आगे चलकर अल्जाइमर, पार्किंसन और हंटिंगटन जैसी न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों का कारण बन सकता है। आपको बता दें, कैंसर के मामले में ऑटोफैगी की भूमिका थोड़ी जटिल मानी जाती है। शुरुआती चरण में यह कैंसर को रोकने में मदद करती है क्योंकि यह डैमेज प्रोटीन्स और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल्यूलर जंक को हटाकर जीनोम इंटीग्रिटी और सेल्यूलर होम्योस्टेसिस बनाए रखती है। लेकिन बाद के चरणों में कई कैंसर सेल्स इसी प्रक्रिया को हाईजैक कर लेती हैं और अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ऑटोफैगी का इस्तेमाल करने लगती हैं। यही वजह है कि ऑटोफैगी को एक डबल एज्ड स्वॉर्ड माना जाता है और इसके रेगुलेशन को समझना थेरेपीज के लिहाज से बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में JNCASR की टीम ने पाया कि एक्सोसिस्ट कॉम्प्लेक्स नामक प्रोटीन्स का एक समूह ऑटोफैगी में अहम भूमिका निभाता है। अब तक एक्सोसिस्ट कॉम्प्लेक्स में को सेल के भीतर जरूरी मॉलिक्यूल्स को सेल सरफेस तक पहुंचाने से जोड़ा जाता था, लेकिन इस नई रिसर्च में सामने आया कि यही कॉम्प्लेक्स ऑटोफैगोसोम्स यानी सेल के ट्रैश बैग्स के बनने में भी मदद करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में कुल 8 प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें से 7 ऑटोफैगोसोम को पूरी तरह वेस्ट से भरकर बंद करने के लिए जरूरी पाए गए। अगर यह कॉम्प्लेक्स सही तरीके से काम न करे तो सेल की बैग मेकिंग फैक्ट्री यानी ऑटोफैगी मशीनरी खराब हो जाती है और नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। यह शोध प्रतिष्ठित जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ। कुल मिलाकर यह खोज ऑटोफैगी की समझ को एक नए स्तर पर ले जाती है और भविष्य में न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज और कैंसर के इलाज के लिए इस पाथवे को मॉड्यूलेट करने के नए रास्ते खुल सकती है। दोस्तों, बहुत जल्द दुनिया अब एक नया हांगकांग बनते हुए देखने वाली है। दरअसल हाल ही में चीन ने अपने दक्षिणी प्रांत हैनान को कस्टम्स प्रोसेसिंग के लिए मेनलैंड से अलग कर दिया। आपको बता दें, हैनान आकार में लगभग बेल्जियम जितना है और इसकी इकोनॉमी किसी मिड रैंक देश के बराबर मानी जाती है। इसका मकसद हैनान को एक बड़े ड्यूटी फ्री जोन में बदलना है ताकि यहां विदेशी निवेश बढ़े और इसे हांगकांग की तरह एक नया कमर्शियल हब बनाया जा सके। योजना के तहत अगर किसी प्रोडक्ट में कम से कम 30% लोकल वैल्यू एडेड है तो यह बिना टैरिफ के सीधे चीन की मेन इकोनॉमी में जा सकेगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों को सर्विस सेक्टर्स में भी काम करने की अनुमति मिलेगी, जहां मेनलैंड चीन में अब तक कड़े प्रतिबंध रहे हैं। चीन इस कदम के जरिए अपनी फ्री ट्रेड साख मजबूत करना चाहता है ताकि वह दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक्स में से एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको आप कहते हैं CPTPP, में शामिल हो सके। CPTPP के मेंबर्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ओपननेस के बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखते हैं और चीन हैनान फ्री ट्रेड पोर्ट जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए यह दिखाना चाहता है कि वो इन मानकों को पूरा कर सकता है। इसी संदर्भ में चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग ने कहा कि हैनान फ्री ट्रेड पोर्ट को दुनिया के लिए चीन के नए दौर के ओपनिंग अप का एक अहम गेटवे बनाया जाना चाहिए। चीन के शीर्ष आर्थिक नीति निर्माताओं के मुताबिक यह प्रोजेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा रणनीतिक फैसला है जिसे देश और दुनिया की समग्र स्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया। माना जा रहा है कि इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स का भी बड़ा असर है, जिनकी वजह से चीन को अपनी $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी को सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर रखने के बजाय डाइवर्सिफाई करने की जरूरत महसूस हुई। साथ ही चीन ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को और मजबूत करना चाहता है। आगे की रणनीति में चीन के नेता निवेश में आई गिरावट को पलटना एक बड़ी प्राथमिकता मान रहे हैं। सरकार चाहती है कि इकोनॉमी सिर्फ स्टिमुलस पर ना टिकी रहे, बल्कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों पर फोकस करते हुए इस शॉर्ट टर्म में ग्रोथ को स्टेबल किया जाए। साथ ही लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए जरूरी लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर भी विचार किया जा रहा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हैनान फ्री ट्रेड पोर्ट को चीन की बदलती आर्थिक सोच और ग्लोबल इंटीग्रेशन की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI के 100 साल पूरे हो गए। CPI अपनी स्थापना 26 दिसंबर 1925 के हिसाब से मनाती है। इस तारीख को देश भर के कम्युनिस्ट समूह कानपुर में एक साथ जुटे थे
यह भारतीय जमीन पर पहली बार एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की संगठित कोशिश थी। अब 100 साल बाद ये सवाल फिर से प्रासंगिक हो जाता है कि भारत में कम्युनिस्ट विचार कैसे आया, किन परिस्थितियों में पनपा और किस तरह इसने आजादी की लड़ाई और बाद की राजनीति को प्रभावित किया। आइए समझते हैं। देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा की वैचारिक जड़ें यूरोप में मिलती हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के युद्धों ने यूरोप को दो साफ खेमों में बांट दिया। एक तरफ पुराने राजतंत्र थे और दूसरी तरफ बदलाव चाहने वाले रिपब्लिकन। यहीं से राइट और लेफ्ट की राजनीति की अवधारणा उभरी। औद्योगिक क्रांति ने जहां एक और समृद्धि बढ़ाई, वहीं समाज में असमानता और आर्थिक खाई भी गहरी कर दी। इसी पृष्ठभूमि में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद को एक अस्थायी और अंततः आत्मविरोधों से टूटने वाली व्यवस्था बताया और उसके बाद समाजवाद के उभार की कल्पना की। मार्क्स को उम्मीद थी कि यह क्रांति सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में होगी, लेकिन इतिहास ने अलग मोड़ ले लिया। आगे 1917 में रूस में बोल्शेविक की क्रांति हुई, जो आर्थिक रूप से पिछड़े और जार के निरंकुश शासन वाले देश में सफल रही। यह क्रांति सिर्फ राजशाही के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी थी। यही कारण था कि इसका आकर्षण उन देशों में तेजी से फैला जो यूरोपीय साम्राज्यवाद के शिकार थे, जिनमें भारत भी शामिल था। लेनिन के नेतृत्व वाली इस क्रांति ने दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रेरित किया और भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन भी इससे गहराई से प्रभावित हुआ। अब भारत की बात कर लें तो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के निर्माण में 3 मुख्य धाराएं दिखती हैं। पहली धारा एम एन रॉय से जुड़ी थी, जो एक क्रांतिकारी मार्क्सवादी थे और अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी और सोवियत संघ तक सक्रिय रहे। वे भारत की आजादी के लिए संसाधन जुटाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर औपनिवेशिक मुद्दों को उठाने में लगे थे। 1920 में वे सोवियत नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कॉमिंटर्न के प्रतिनिधि बने। यहां यह तय हुआ कि उपनिवेशों में कम्युनिस्टों को पहले साम्राज्यवाद के खिलाफ व्यापक गठबंधन बनाना चाहिए। इसी कड़ी में ताशकंद में एशियाई प्रतिनिधियों की बैठक हुई और वहीं एक प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। दूसरी धारा भारत के भीतर उभरे स्वतंत्र वामपंथी समूहों की थी, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से सीधे नहीं जुड़े थे। लाहौर में गुलाम हुसैन, बॉम्बे में एस.ए. डांगे, कलकत्ता में मुजफ्फर अहमद और मद्रास में सिंगार वेलु चेट्टियार जैसे नेता अपने अपने इलाकों में सक्रिय थे और आपसी समन्वय का अवसर तलाश रहे थे। तीसरी धारा मजदूरों और किसानों के संगठनों की थी, जैसे 1920 में बनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसने मजदूर वर्ग को राजनीतिक रूप से संगठित करने का काम किया। समय के साथ ये तीनों धाराएं एक दूसरे में घुलती चली गईं और भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव बनी। ताशकंद और कानपुर के बैठकों को लेकर आज भी मतभेद हैं। ताशकंद में 1920 में बनी पार्टी को CPI-M ऐतिहासिक शुरुआत मानती है, क्योंकि उसे कॉमिंटर्न की मान्यता मिली थी। वहीं CPI का मानना है कि असली स्थापना तो 1925 में कानपुर में हुई, क्योंकि वह पूरी तरह भारतीय परिस्थितियों से निकली पहल थी। कानपुर वही जगह थी जहां ब्रिटिश सरकार ने बोल्शेविक साजिश केस चलाया था और कई कम्युनिस्ट नेताओं को सजा दी थी। कानपुर सम्मेलन में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने और मजदूर किसान गणराज्य की स्थापना को पार्टी का लक्ष्य घोषित किया गया। आजादी की लड़ाई के दौरान कम्युनिस्टों की भूमिका लगातार सक्रिय रही। हालांकि 1942 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने फांसीवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष को प्राथमिकता दी। वे मजदूर और किसान आंदोलनों में आगे रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर हमेशा दुविधा में रहे। दुविधा क्या थी? दुविधा यह थी कि क्या कांग्रेस को भीतर से समाजवादी दिशा में बदला जाए या उसके समानांतर एक अलग विकल्प खड़ा कर दिया जाए। यह दुविधा आंदोलन के भीतर लंबे समय तक बनी रही। हालांकि आजादी के बाद कम्युनिस्ट आंदोलन 2 रास्तों में बंट गया। एक धारा सशस्त्र और भूमिगत संघर्ष की ओर गई, जबकि मुख्य धारा ने संसदीय लोकतंत्र के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की। इसी रास्ते से केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कम्युनिस्ट सरकारें बनी। समय के साथ कम्युनिस्ट विचारधारा पर अधिनायकवाद, अप्रासंगिकता और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि दुनिया आज भी गहरी असमानताओं से भरी है। ऐसे में कम्युनिज्म अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद उन लोगों के पक्ष में खड़ा दिखता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं, और इसी कारण उसकी प्रासंगिकता अब भी बनी हुई है। दोस्तों, 2025 को अगर कोई ईयर ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी कहेगा तो शायद गलत नहीं होगा। इस साल हमने कई ज्वालामुखियों को फटते हुए देखा। पिछले 12 महीनों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 10 ज्वालामुखी लगातार वैज्ञानिकों और मीडिया की सुर्खियों में रहे। जैसे अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में स्थित किलोवेया ने बार बार लावा फव्वारों और लावा लेक एक्टिविटी के कारण ध्यान खींचा। इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू लगातार ऐश क्लाउड्स और पायरोक्लास्टिक फ्लोज की वजह से चर्चा में रहा, जबकि पासी माउंट मेरापी भी सेंट्रल जावा में लगातार खतरनाक एक्टिविटी दिखाता रहा। इटली का माउंट एटना, जो कि सिसिली द्वीप पर स्थित है, यूरोप का सबसे एक्टिव वॉल्केनो बना रहा है
और बार बार विस्फोट करता दिखा। आइसलैंड में रेक्यानेस पेनिनसुला के ज्वालामुखियों ने नए फिशर इरप्शंस के जरिए बस्तियों तक खतरा पैदा कर दिया। दूसरी तरफ मैक्सिको का पोपोकाटेपेटल राजधानी मैक्सिको सिटी के करीब होने के कारण एशफॉल और अलर्ट्स की वजह से सुर्खियों में रहा। फिलीपींस का माउंट मायोन अपनी परफेक्ट कोन शेप के साथ लावा फ्लोज और अलर्ट लेवल बढ़ने के कारण चर्चा में आया। पापुआ न्यू गिनी का उलावुन, जो साउथ पैसिफिक का सबसे एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो माना जाता है, फिर से एक्टिव हुआ। वहीं जापान का सकुराजिमा, जो क्यूशु रीजन में स्थित है, लगातार छोटे लेकिन खतरनाक विस्फोटों के कारण न्यूज में बना रहा। हाइली गब्बी को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि यह पिछले 12 महीनों का सबसे चौंकाने वाला मामला रहा है। इथोपिया के अफार रीजन में स्थित हाइली गब्बी ज्वालामुखी लगभग 10 से 12 हजार साल की निष्क्रियता के बाद अचानक सक्रिय हो गया, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान किया। इसी कड़ी में ताजा मामला है रूस के कमचटका पेनिनसुला से। कमचटका पेनिनसुला का बेजिम्यानी ज्वालामुखी एक बार फिर वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय है। जिस ज्वालामुखी ने 1956 में इतना जबरदस्त विस्फोट किया कि मानो उसने खुद को ही उड़ा दिया हो, वही आज राख से उठकर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से दोबारा खड़ा हो रहा है। वैज्ञानिकों को लगा था कि इतने बड़े एक्सप्लोसिव इवेंट के बाद बेजिम्यानी लंबे समय तक शांत रहेगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट निकली। विस्फोट के तुरंत बाद ही इस ज्वालामुखी ने खुद को फिर से रिबिल्ड करना शुरू कर दिया और तब से यह प्रक्रिया लगातार जारी है। चलिए समझते हैं बेजिम्यानी वोल्केनो क्यों खास है। देखिए, बेजिम्यानी एक कोन शेप्ड स्ट्रेटोवोल्केनो है। यह रूस के फार ईस्ट में स्थित कमचटका पेनिनसुला पर पाया गया है। यह एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, लेकिन अब फिर से जाग गया है। बेजिम्यानी की यह कहानी स्ट्रेटोवोल्केनोज की प्रकृति को समझने में मदद करती है। स्ट्रेटोवोल्केनोज आमतौर पर ऊंचे, खड़े और कोन शेप्ड होते हैं। फ्लैट शील्ड वोल्केनोज की तुलना में इनकी पीक्स काफी ऊंची होती हैं। ये आमतौर पर सबडक्शन जोन्स के ऊपर पाए जाते हैं और पैसिफिक ओशन के चारों तरफ फैले रिंग ऑफ फायर जैसे बड़े वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन का हिस्सा होते हैं। दुनिया के लगभग 60% इंडिविजुअल वॉल्केनोज स्ट्रेटोवोल्केनोज ही हैं। इन ज्वालामुखियों की सबसे अहम खासियत यह है कि इनमें से निकलने वाली लावा आमतौर पर एंडेसाइट और डेसाइट टाइप की होती है, जो बेसाल्ट के मुकाबले ज्यादा ठंडी और ज्यादा विस्कस होती है। यही विस्कोसिटी गैसों को आसानी से बाहर निकलने नहीं देती, जिससे अंदर भारी प्रेशर बनता है। नतीजा होता है जोरदार एक्सप्लोसिव इरप्शन। स्ट्रेटोवोल्केनोज आमतौर पर लावा और पायरोक्लास्टिक मटेरियल का लगभग बराबर मिश्रण होते हैं और इन्हीं परतों की वजह से इन्हें कंपोजिट वोल्केनोज भी कहते हैं। इनके शिखर पर अक्सर एक छोटा क्रेटर होता है, लेकिन असली खतरा उनकी बार बार होने वाली विस्फोटक गतिविधियों में छिपा होता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में अरावली पहाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई नई वर्किंग डेफिनेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई परिभाषा के अनुसार केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली निरंतर पहाड़ी संरचनाओं को ही अरावली रेंज माना जाएगा। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक है और इसकी संरचना जगह जगह टूटी फूटी तथा नीची है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है और यह राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3?
अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किए गए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसरो द्वारा अब तक लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया सबसे भारी पेलोड है। यह सैटेलाइट एक LEO कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सीधे मोबाइल फोन को सैटेलाइट से कनेक्ट करना है। LVM-3 रॉकेट को मूल रूप से लो अर्थ ऑर्बिट मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए अनुकूलित किया गया। LVM-3 का मॉडिफाइड संस्करण भविष्य में भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान में उपयोग किया जाएगा। कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI PM सेतु स्कीम के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM सेतु एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका उद्देश्य सरकारी ITIs को अपग्रेड करना है। इस योजना के तहत हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया है जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल हैं। योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, तंजावुर या तंजौर पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तंजावुर पेंटिंग की शुरुआत लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में हुई। यह कला शैली पारंपरिक रूप से लकड़ी के पैनल पलागई पदम पर बनाई जाती है और इसमें गोल्ड लीफ का व्यापक उपयोग होता है। तंजावुर पेंटिंग की एक प्रमुख विशेषता जेसो वर्क है जिसमें उभरी हुई सतह पर सजावटी तत्व बनाए जाते हैं। तंजावुर पेंटिंग को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप हाल में किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नीति आयोग या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का INSV कौंडिन्य जो हाल ही में चर्चा में रहा किस विशिष्ट पारंपरिक तकनीक से निर्मित जहाज है? रिवेटेड आयरन प्लेट तकनीक, वेल्डेड स्टील हल तकनीक, स्टिच्ड शिप यानी सिलाई तकनीक या फिर फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट तकनीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा घोस्ट पेयरिंग किससे संबंधित एक साइबर खतरा है? ईमेल फिशिंग अटैक, बैकिंग ट्रोजन मालवेयर, व्हाट्सएप अकाउंट को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप के लिंक करने वाला साइबर अटैक या फिर मोबाइल ऐप डेटा लीक तकनीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में JNCASR के वैज्ञानिकों की रिसर्च के संदर्भ में ऑटोफैगी का सही अर्थ क्या है? कोशिकाओं द्वारा बाहरी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की प्रक्रिया, कोशिकाओं की वो प्रक्रिया जिसमें वे अपने ही क्षतिग्रस्त हिस्सों को साफ करती हैं, केवल कैंसर कोशिकाओं में पाई जाने वाली ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया या फिर DNA की प्रतिकृति रेप्लिकेशन की प्रक्रिया। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगले शनिवार आपसे मुलाकात होगी और अगले साल आपसे मुलाकात होगी। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से नया वर्ष मनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में देने हैं। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। नमस्कार।
है।